एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास में मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ेंगे, जिनका भी अपकमिंग टाइम में पेपर होने वाला है। चाहे आपका पेपर एनएचएम के लिए हो, जीएमसी के लिए हो, राजस्थान सीएचओ के लिए हो, स्टाफ नर्स के लिए हो, तो ये क्वेश्चन ऑल ओवर सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। और जिन भी लोगों ने अभी जो रिसेंट में वैकेंसी आई है, एमपी में वैकेंसी आई है रतलाम मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ के लिए फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो प्लीज़ फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि परमानेंट पोस्ट है। और एमपी एनएचएम में अभी भी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ का भी फॉर्म फिलअप कीजिए। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है क्लासेस रहेंगी, और प्रीवियस क्लासेस भी आप लोग रिवाइज करके देख सकते हैं। सभी क्लासेस आपके लिए फ्री हैं, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। और यदि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चंस चाहिए है या फिर कोई भी सीरीज़ कंटेंट चाहिए, तो जो ऐप है हमारी ऑफिशियल ऐप मेडिकल एंड नर्सेस सब प्ले स्टोर में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं। और डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके भी है जो कांटेक्ट करके उससे पेपर्स ले सकते हैं एज यू विश। तो यहाँ पर आज की क्लास के क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था, तो ऑलमोस्ट सब लोगों ने आंसर सही दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका आंसर और जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या होगा। तो क्वेश्चन था यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ फीटल लंग मैच्योरिटी। तो फीटल लंग प्रॉपरली, यदि प्रीटर्म डिलीवरीज हो जाती हैं तब फीटल लंग प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाएंगे, तो ऐसे केस में क्या इंडिकेटर होगा फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए। ऑप्शन में है यहाँ पर एलएस रेशियो, एसडी रेशियो, पल्पेबिलिटी इंडेक्स या फिर रेसिस्टेंस इंडेक्स। तो रेशियो यूज़ किया जाएगा, इंडेक्स यूज़ किया जाएगा फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए, वो क्या होगा, वो होगा एलएस रेशियो। क्या होगा, एलएस रेशियो, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो। क्या है, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो, जो कि यहाँ पर एक वैल्यू दी जाती है फीटल लंग मैच्योर है या नहीं, कितने से कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, या फिर इस रेशियो को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए क्या किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड का स्पेसिमेन है जो कलेक्ट किया जाएगा, उसमें लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो चेक किया जाएगा। अब यदि जो एक रेफरेंस वैल्यू होती है यदि मोर देन 2.0 है, दैट मीन्स फीटल लंग क्या है, प्रॉपर मैच्योर है। लेकिन यदि यही जब असेसमेंट किया जाएगा तो जो एलएस रेशियो, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो कितना होता है, लेस देन 2.0 होगा, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है जो बेबी को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी डेवलप। लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन वैल्यू है और रेशियो है एलएस रेशियो जिसको हम कहेंगे। तो ये रेशियो फाइंड आउट करके क्या किया जाएगा, फीटल लंग मैच्योरिटी को है जो प्रेजेंट किया जाएगा। तो यदि यही एलएस रेशियो लेस देन 2.0 होता है, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, बेबी डिलीवर होने के टाइम पर बेबी को आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और यदि यही रेशियो एलएस रेशियो लेस देन 1.5% होगा तो बेबी बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होगा और उसको आरडीएस डेवलप होने के फुली चांसेस होंगे। लेकिन यदि जो मदर डायबिटिक हैं, क्या हैं, बेबीज ऑफ डायबिटिक मदर कैन डेवलप आरडीएस विथ एलएस रेशियो मोर देन 2.0। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है। यदि क्वेश्चन आपको आता है कि मदर डायबिटिक है और आरडीएस बेबी होते हैं, तब एलएस रेशियो कितना होगा, मोर देन 2.0। और जो एक्चुअल जो रेफरेंस इंटरवल होता है एलएस रेशियो का कितना होता है, नॉर्मली मोर देन 2.0, जिसमें फीटल लंग मैच्योरिटी है जो इंडिकेट की जाएगी। लेकिन जो डायबिटिक मदर होंगी उनमें एलएस रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर के। तो यहाँ पर आपको जो नॉर्मल वैल्यू है और फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए जो एलएस रेशियो, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन है, तो क्या स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाएगा, ब्लड लिया जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाएगा, यूरिन ली जाएगी सैंपल के लिए, क्या होगा वो एमनियोटिक फ्लूइड। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, बेंडेल्स रिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज। तो बेंडेल्स रिंग का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन में है पैथोलॉजिक रिट्रैक्शन रिंग, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग या फिर कॉन्ट्रैक्शन रिंग। तो बेंडेल्स रिंग है, इनका दूसरा नाम क्या है, इनको कहेंगे हम पैथोलॉजिकल यूट्राइन रिंग। क्या है, पैथोलॉजिकल यूट्राइन रिंग इस तरीके से रिप्रेजेंट रहेंगी जब लेबर के टाइम पर क्या होंगी, जो अपर कॉन्ट्रैक्टाइल सेगमेंट होगा और जो लोअर सेगमेंट होगा पार्चुरेशन के टाइम पर। पार्चुरेशन का मतलब चाइल्ड बर्थ, जब बेबी डिलीवर हो रहा हो उस टाइम पर क्या करेंगी, पैथोलॉजिकल रिंग है जो कि क्या करेंगी, कॉन्स्ट्रिक्शन लाएंगी, किसमें,
अपर कॉन्ट्रैक्टाइल यूट्राइन सेगमेंट में और लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो वो ये काम कौन करेंगी, बंडल्स रिंग और पैथोलॉजिकल यूट्राइन रिंग। और ये कब अपना सबसे ज़्यादा काम करेंगी, पार्चुरेशन के टाइम पर, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ और पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या है, चाइल्ड बर्थ। तो प्रोसेस है चाइल्ड बर्थ की, उसको हम क्या कहेंगे, पार्चुरेशन। नेक्स्ट वन इज लोचिया अल्वा कंसिस्ट ऑफ। तो लोचिया अल्वा में क्या क्या रहेगा, वुंड, एक्सुडेट एंड म्यूकस फ्रॉम द सर्विक्स, plenty of decidual cells, leukocytes, mucus epithelial cells and microorganism, fetal membrane, vernix sezosa, lanugo and meconium, या फिर ओनली ल्यूकोसाइट्स। तो यहाँ पर लोचिया अल्वा क्या है, जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद उसको हम क्या कहेंगे, लोचिया। अब ये 3 टाइप का होता है, लोचिया, अल्वा, सेरोसा एंड रूब्रा। तो सबसे लास्ट में आता है अल्वा, क्या आता है, लोचिया अल्वा। और इसमें क्या क्या होगा, प्लेंटी ऑफ डेसिडियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, म्यूकस एपिथेलियल सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, सेकेंड वन को। अब 3 टाइप्स का लोचिया होता है जनरली, वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी, इट्स नोन एज द लोचिया। 3 टाइप का होगा, रूब्रा, सेरोसा, अल्वा। तो पहले रूब्रा होगा जो कि डार्क रेड कलर का होगा, फिर होगा सेरोसा जो कि पिंकिश ब्राउन कलर का होगा। 4 to 10 स्टार्टिंग के जो आफ्टर डिलीवरी से लेके इनिशियल डे होते हैं 3 से 4 दिन तक लोचिया रूब्रा रहेगा जो कि डार्क रेड ब्लीडिंग होगी। सेरोसा में पिंकिश ब्राउन कलर का होगा क्योंकि इसमें वाइट ब्लड सेल्स होंगी, वुंड डिस्चार्ज होगा, प्लेसेंटल अदर टिश्यू होंगे, म्यूकस होगा। लोचिया अल्वा येलो कलर का होगा जिसमें क्या होंगी, डेसिडियल सेल्स होंगी, म्यूकस होगा, वाइट ब्लड सेल्स होंगी और एपिथेलियल सेल्स रहेंगी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आया है, इसीलिए प्लेंटी ऑफ डेसिडियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, म्यूकस एपिथेलियल सेल्स इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सभी किसमें होंगे, लोचिया। हम ऑलरेडी एक नहीं एटलीस्ट 100 टाइम से ज़्यादा बार पढ़ चुके हैं। लोचिया क्या है यदि पूछते हैं तो वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर द डिलीवरी। यदि आपको एग्जाम में आता है कि विदाउट डिलीवरी के जो वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है वो कहलाता है ल्यूकोरिया। आपको छोटे छोटे टर्म्स याद रखना है। तो लोचिया 3 टाइप का होता है, रूब्रा, सेरोसा, अल्वा। आप इसको RSS के नाम से भी याद रख सकते हैं यदि आपको रूब्रा, सेरोसा, अल्वा में कन्फ्यूजन है। RSA, रूब्रा, सेरोसा एंड अल्वा। नेक्स्ट है यहाँ पर द मैकेनिज्म बाय विच लैक्टेशन कॉज एमनोरिया एंड एन्वोल्यूशन इज। तो कौन सी मैकेनिज्म है या फिर कौन सा हार्मोनल लेवल है जिसके कारण लैक्टेशन के कारण जब बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं, बेबी ब्रेस्ट फीड करते हैं तो एमनोरिया पीरियड्स स्टॉप रहेंगे और एन्वोल्यूशन दैट मीन्स ओवुलेशन की प्रोसेस नहीं होगी। ऑप्शन में इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल, LH सर्ज, इंक्रीज GnRH सीक्रेशन या फिर हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट। तो सबको पता है कि जो प्रोलैक्टिन है और ऑक्सीटोसिन है 2 हार्मोन हेल्प करते हैं मिल्क इजेक्शन और प्रोडक्शन में। मिल्क प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन, इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर कहा है कि कौन सी मैकेनिज्म होगी जिसके कारण लैक्टेशन जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनमें एमनोरिया दैट मीन्स पीरियड्स टाइम पर नहीं आएंगे, रेगुलर होंगे या फिर स्टॉप रहेंगे, और एन्वोल्यूशन तो जो एन्वोल्यूशन की प्रोसेस है वो भी नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, वो है प्रोलैक्टिन लेवल का बढ़ना। क्या है, इंक्रीज द प्रोलैक्टिन लेवल। यहाँ पर अब एक इमेज दी हुई है जिससे आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ेगा जब बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं। तो प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ने के कारण क्या होगा, एमनोरिया रहेगा और एन्वोल्यूशन मतलब ओवुलेशन की प्रोसेस नहीं होगी, एग का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एलिवेटेड प्रोलैक्टिन लेवल एंड रिडक्शन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस ड्यूरिंग लैक्टेशन। क्या होगा, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ रहा है और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है हाइपोथैलेमस में, जिसके कारण क्या होगा, लैक्टेशन क्या करेगा, ओव्यूलेशन को सप्रेस करेगा। और इसी टाइम पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो रिलीज है वो भी कम होगा, जिससे फॉलिकुलर मैच्योरेशन को इनहिबिट और स्टॉप किया जाएगा। तो जनरली जो ओव्यूलेशन है और जो एमनोरिया है लैक्टेटिंग मदर में जनरली 6 मंथ तक होता है। एक रेंज रखी जाती है नर्सिंग मदर में 6 मंथ तक, लेकिन ये डिफ़र करता है अलग अलग फीमेल पर। तो यहाँ पर आपका हार्मोनल लेवल पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगी। तो लैक्टेशनल मेथड में मेन रीज़न है
किसका, एमनोरिया और एनवल्यूजन का वो क्या है, प्रोलैक्टिन लेवल का बढ़ना। नेक्स्ट वन इज द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट थ्रोम्बस ड्यूरिंग अर्ली वीक्स ऑफ पोस्टपार्टम इज। तो कौन सी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसके कारण हम आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम पीरियड में अर्ली वीक में थ्रोम्बस फॉर्मेशन को रोक सकते हैं। परसिस्टेंट ऑफ हाइपर कोआगुलेबल स्टेट इन द फर्स्ट 48 आवर, द इंक्रीज इन फाइब्रोनोलाइटिक एक्टिविटी आफ्टर डिलीवरी, द इंक्रीज इन प्लेटलेट adhesiveness between 4 and 10 postpartum day, and increase in platelet count in the first 48 hour postpartum। क्वेश्चन है कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या है जो पीपीएच मदर होंगी, पोस्टपार्टम मदर होंगी अर्ली वीक में, उनमें थ्रोम्बस क्लॉट फॉर्मेशन को हम रोक सकते हैं। वो गए यहाँ पर इंक्रीज द फाइब्रोनोलाइटिक एक्टिविटी आफ्टर द डिलीवरी। इसका मतलब है कि आफ्टर द डिलीवरी आपको थोड़ा बहुत वॉक करना है, जिसके कारण हम फाइब्रिन डिपॉजिट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अनवांटेड फाइब्रिन डिपॉजिट को, और जो क्लॉट का फॉर्मेशन है उसको भी रोक सकते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, द इंक्रीज इन फाइब्रोनोलाइटिक एक्टिविटी आफ्टर द डिलीवरी। नेक्स्ट वन इज इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। तो डिलीवरी के तुरंत बाद जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो कैसा होगा, बिकम्स फर्म एंड इलास्टिक, प्रोग्रेसिवली अनफोल्ड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, हाइपरट्रॉफीज एंड एलोंगेट्स, बिकम्स अ थिन फ्लैवी एंड कोलैप्स स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आफ्टर डिलीवरी लोअर यूट्राइन सेगमेंट कैसा होगा, तो आफ्टर डिलीवरी के बाद लोअर यूट्राइन सेगमेंट होगा कैसा, थिन होगा, फ्लैबी होगा और कैसा होगा, कोलैप्स स्ट्रक्चर में होगा। तो यहाँ पर यूट्रस क्या करता है, जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद यूट्रस क्या करना स्टार्ट करता है, सब इन्वोल्यूशन की प्रोसेस होती है, जिसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेनली क्या होते हैं, रिवर्ट बैक होते हैं अपनी नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में। तो इस टाइम पर बेबी डिलीवर होने के बाद यूट्रस का शेप कैसा होगा, थिन, फ्लैबी एंड कोलैप्स स्ट्रक्चर, क्योंकि जो यूट्रस है क्या होगी, बहुत फास्ट तरीके से कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और श्रिंक होगी, सिकुड़ना स्टार्ट करेगी आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। तो यहाँ पर जो बेली है इमीडिएटली श्रिंक डाउन नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। आपको लगता है कि बेबी बाहर आया, आपका पेट तुरंत है जो क्या हो जाएगा, छोटा। जो पेट है आपका, जो एब्डोमेन है वो साइज कम होगी, लेकिन ओनली बेबी और प्लेसेंटा का वेट और जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके कारण, लेकिन बेली है आपका वो तुरंत श्रिंक डाउन नहीं होगा, इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर इसीलिए टाइम पीरियड होता है वापस रिवर्ट होने, वो क्या कहलाता है, पोस्टपार्टम पीरियड। नेक्स्ट वन इज अ हेल्थ असेसमेंट रिवील दैट अ वुमेन आफ्टर एन अबॉर्शन हैज इन्फेक्शन स्प्रेड टू हर पैरामेट्रियम, fallopian tubes and ovary. Which of the following documentation of this finding made by a nurse will be considered correct? तो अब यहाँ पर आपसे ग्रेड पूछा है, यदि किसी वुमेन ने घर पर ही अपना अबॉर्शन कर लिया, हॉस्पिटल में किया, लेकिन आफ्टर द अबॉर्शन उसको इन्फेक्शन स्प्रेड आउट हुआ पैरामेट्रियम में, फैलोपियन ट्यूब में और ओवरीज में, तो इनमें से सही पॉइंट कौन सा होगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन आप बनाएंगे। ऑप्शन में ग्रेड फर्स्ट सेप्टिक अबॉर्शन, ग्रेड सेकंड सेप्टिक अबॉर्शन, ग्रेड थर्ड सेप्टिक अबॉर्शन या फिर ग्रेड सिक्स्थ सेप्टिक अबॉर्शन। तो जब इन्फेक्शन स्प्रेड आउट हो रहा है पैरामेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी में, तो कौन सा ग्रेड होगा, ग्रेड सेकंड सेप्टिक अबॉर्शन। यदि यही अबॉर्शन जब अबॉर्शन है जो इन्फेक्टिव अबॉर्शन है, सेप्टिक अबॉर्शन है, तो ग्रेड फर्स्ट कंसीडर किया जाता जब ओनली यूट्रस को ही ये अफेक्ट करता। सेकेंड ग्रेड में क्या होगा, ये जो यूट्रस है, पैरामेट्रियम लेयर है, ट्यूब है, ओवरी है, पेल्विक पेरिटोनियम, इसको अफेक्ट करता है, इन्फेक्शन स्प्रेड आउट होगा तो सेकंड में आएगा। थर्ड ग्रेड में जनरली पेरिटोनाइटिस, एंडोटॉक्सिक शॉक, जॉइंटिस, एक्यूट रीनल फेलियर, अदर ऑर्गन को भी ये क्या कर लेगा, स्प्रेड आउट होगा जो इन्फेक्शन, वो क्या कहलाएगा, ग्रेड थर्ड। यदि फर्स्ट पूछें तो डायरेक्ट ओनली यूट्रस, लोकलाइज्ड ओनली टू यूट्रस। सेकंड में जो अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको अफेक्ट करेगा, थर्ड में अदर देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो क्या है, ग्रेड थर्ड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ अ रेफरेंस पॉइंट ऑन द प्रेजेंटिंग पार्ट टू द वेरियस क्वाड्रेंट ऑफ द पेल्विस। तो यहाँ पर कौन सा टर्म यूज किया जाएगा,
कौन सा टर्म यूज किया जाएगा जो कि रेफरेंस पॉइंट होगा प्रेजेंटिंग पार्ट से लेके पेल्विस के क्वाड्रेंट तक के लिए? प्रेजेंटेशन, पोजीशन, एटीट्यूड या फिर लाई? क्या पार्ट होगा जो पेल्विस क्वाड्रेंट से लेके बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा उसके बीच के रिलेशन को हम क्या कहेंगे? वो कहलाएगा प्रेजेंटेशन। ये देखिए यहाँ पर क्या कहलाएगा? प्रेजेंटेशन। जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है? सिफेलिक प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। अब यदि कॉमन लाई पूछते हैं तो लाई क्या है? लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मदर पेल्विस। तो क्या है? लाई। जनरली 3 टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडनल जो कि नॉर्मल है, फिर होती है ट्रांसवर्स जिसमें मल्टीपेराइटी, प्लेसेंटल प्रीवियर, हाइड्रोमनियस और यूट्राइन एनोमलीज में दे होगा। ऑब्लिक में बेबी कैसा होगा? सीधा। जो ऑब्लिक लाई होगी उसमें बेबी या तो लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है या फिर ट्रांसवर्स हो सकता है। तो यहाँ पर हम चेक कैसे कर सकते हैं? तो अल्ट्रासोनोग्राफी और एक्सरे की टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं फीटल लाई। यदि कॉमन प्रेजेंटेशन पोजीशन पूछे तो वर्टेक्स एंड सेफेलिक, और यदि आपसे कॉमन लाई पूछे तो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल लाई। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी बियॉन्ड 2 वीक्स, टोटल 42 वीक्स ऑफ ईडीडी इज नोन एज। यदि आपको एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी दी हुई है, नेगल्स रूल के अकॉर्डिंग ईडीडी जनरली दी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग 2 वीक ज़्यादा हो गए हैं आपकी प्रेगनेंसी को, तो क्या टर्म यूज़ किया जाएगा? प्रीटर्म, पोस्ट टर्म, प्रेसिपिटेट या फिर स्मॉल फॉर डेट? तो यहाँ पर जो प्रेगनेंसी 2 वीक और ज़्यादा हो गए हों, 42 वीक्स से भी ज़्यादा की हो गई हो, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। क्या कहलाएगी? पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। फुल टर्म प्रेगनेंसी जनरली 9 मंथ और 38 वीक की, जनरली इसको 37 वीक है जो कंसीडर किया जाता है। और जो ईडीडी है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इसको नेगल्स फार्मूला से इजीली कैलकुलेट किया जाता है। तो यदि ड्यूरेशन पूछते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी का तो 280 दिन, और यदि वीक्स में पूछें तो 40 वीक्स, और यदि एक्सटेंड होता है तो क्या है? पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। बिफोर 37 वीक के होता है तो प्री टर्म प्रेगनेंसी। और यहाँ पर आपके लिए फिर आता है बेबी का वेट, तो वेट पर डिपेंड करेगा। LBW है कि वेरी लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल प्रेगनेंसी 280 दिन की होगी, यदि इससे ज़्यादा जाती है तब भी हम इसको पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो टॉपिक है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के साइन, यदि एग्जाम में आता है कि 42 वीक से ज़्यादा की प्रेग्नेंट मदर है, बेबी डिलीवर होगा तो क्या साइन होंगे? वर्निक सेजोसा नहीं होगा, पूरा एमनियोटिक फ्लूइड में ही झट जाएगा। प्लेसेंटल कैल्सिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। स्केंटी सेफ्रॉन कलर्ड मेकोनियम होगा और ओलिगोहाइड्रोमनियोस होगा, क्योंकि बेबी क्या हो गया? पोस्टम। ओवरग्रोन नेल्स, नेल्स आपको बड़े हुए देखने को मिलेंगे। रिंकल्ड स्किन ऑफ न्यूबॉर्न, स्किन फोल्ड थिकनेस देखने को नहीं मिलेंगे ज़्यादा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर था वो क्या आया था? पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी 42 वीक से ज़्यादा की हो जाती है। प्रेसिपिटेट लेबर जब कंसीडर किया जाता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पर, इसको हम रैपिड लेबर भी कहेंगे, जो कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज लेस देन 2 आवर की हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा, यदि प्रेसिपिटेट पूछें तो इसमें 4 स्टेज होती हैं। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज लेस देन 2 आवर की हो जाती है, तो हम इसको क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट लेबर। इन विच स्टेज ऑफ लेबर एपिजियोटॉमी इज परफॉर्म्ड? तो एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी किस स्टेज में की जाती है? तो जब बेबी का हेड क्या हो? क्राउनिंग हो जाए, उस टाइम पर क्या किया जाता है? एपिजियोटॉमी की जाती है। तो ये कौन सी स्टेज होगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो स्टेज होगी वो कौन सी होगी? वो होगी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, जिस टाइम पर एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी की जाती है। जनरली एक कट लगाया जाता है आपका वेजाइना और एनस के बीच में। नेक्स्ट वन इज ऑल आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ PPH एक्सेप्ट पोस्टपार्टम हेमरेज के सभी साइन है किसी एक को छोड़कर। डिक्रीज्ड BP, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, सभी साइन है किसी एक को छोड़कर। तो जो PPH की सिचुएशन है, इसमें आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा बल्कि क्या होगा? कम होगा। जब ब्लड लॉस मोर देन 500 ml से भी ज़्यादा हो जाएगा, तब उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी PPH, और वो भी विद इन 24 आवर में। लेकिन जब यदि प्लेसेंटल एक्सपल्सन के बाद से लेके 24 आवर से 6 वीक तक की डिलीवरी जो पोस्टपार्टम हेमरेज होगा, उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी PPH। नॉर्मल डिलीवरी वेजाइनल में क्या माना जाता है? 500 ml से ज़्यादा, और जो सिजेरियन सेक्शन होते हैं उनमें 1000 ml से ज़्यादा।
यहाँ पर यदि कॉज आते हैं एग्जाम में तो यूट्राइन अटोनी, लेसरेशन एंड इन्वर्जन ऑफ यूट्रस से क्या है कॉज है। मोस्ट कॉमन कॉज होता है यूट्राइन अटोनी। अब 4 टी याद रखना है, टोन, टिश्यू, ट्रॉमा, थ्रोम्बिन। टोन का मतलब है यूट्राइन अटोनिसिटी, टिश्यू का मतलब रिटेंड प्लेसेंटा जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है सेकेंडरी पीपीएच के लिए। प्राइमरी के लिए पूछे तो यूट्राइन अटोनिसिटी और सेकेंडरी के लिए पूछे तो रिटेंड प्लेसेंटा। फिर आता है ट्रॉमा, तो ट्रॉमा कुछ भी ट्रॉमा, जेनाइटल ट्रैक्ट, इन्वर्टेड यूट्रस, कुछ भी ट्रॉमा हो सकता है। लास्ट है थ्रोम्बिन, तो डीआईवीसी और कोआगुलोपैथी जो कि क्या है मोस्ट कॉमन रीजन है किसके लिए, पीपीएच के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि इंक्रीज्ड द ब्लड प्रेशर, क्योंकि जो पीपीएच की सिचुएशन है इसमें ब्लड प्रेशर कभी भी नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पीपीएच का ट्रीटमेंट, तो ऑक्सीटोसिन दिया जाएगा, आईवी दिया जाएगा, मिथार्जिन, बायमैनुअल मसाज की जाएगी यूट्रस की। नेक्स्ट वन इज इफ अ वुमन हैज गॉट नॉट बिगन टू मेंस्ट्रुएट टिल 16 ईयर ऑफ एज, इट्स नोन एज। तो यदि कोई फीमेल 16 साल की एज तक उसके मेंस्ट्रुएशन एक भी बार कभी बार नहीं आए तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एमनोरिया, सेकेंडरी एमनोरिया, डिसमेनोरिया, फिर पॉलीमेनोरेजिया। कोई वुमेन यदि 16 साल तक की एज हो गई है और उसके अभी तक पीरियड्स नहीं आए हैं, मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है, हम उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी एमनोरिया। क्या कहेंगे, प्राइमरी एमनोरिया। और जब यदि मेंस्ट्रुएशन मेंसेस में क्या हो जाए, 6 मंथ के लिए एब्सेंट हो जाए, जो रेगुलर साइकिल किसी की मान लीजिए जनवरी से जून तक कंटिन्यू मेंस्ट्रुएशन साइकिल आई, लेकिन जून से क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, 1 महीने आई, 2 महीने नहीं आई, फिर से आ जाती है, तो उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी एमनोरिया। यहाँ पर कुछ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को लेके, ओलिगोमेनोरिया दैट मीन्स जो इंटरवल है जनरली 5 डेज का होता है, यदि ये 30 डेज का होता है, 28 डेज का, अलग अलग फीमेल्स की अलग अलग मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, तो ओलिगोमेनोरिया को तब कंसीडर किया जाएगा जब जो इंटरवल एवरी 28 डेज में मंथली साइकिल है वो कितना आए, 35 डेज से ज़्यादा में आए। पॉली में लेस देन 21 डेज में। मेट्रोरेजिया में बहुत ज़्यादा जो रेगुलर इंटरवल है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। तो यहाँ पर एक क्या है, टर्मिनोलॉजी है जो आपको एग्जाम में आ सकती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अकरिंग आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशनल एंड बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक ऑफ जेस्टेशन, इट्स नोन एज। यदि कॉन्ट्रैक्शन है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, जेस्टेशनल पीरियड के बाद, लेकिन 37 कंप्लीटेड वीक के पहले आते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रीटर्म लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर, पोस्टर्म प्रेगनेंसी या फिर नन ऑफ द अबव। क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी कि प्रेगनेंसी कितनी है, 20 वीक का जेस्टेशनल पीरियड है लेकिन 37 वीक कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो क्या कहलाएगी, प्री टर्म लेबर। क्या कहलाएगी, 37 कंप्लीट वीक नहीं हुए हैं, 20 वीक के बाद है, 23 वीक के बाद है, बट बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक, तो क्या कहलाएगा, प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर टर्म प्रेगनेंसी कब कहलाती है, जब 39 से 40 वीक का बेबी हो। अर्ली टर्म 37 टू 39 वीक्स। लेट प्री टर्म होंगे जो बेबीज 34 से लेस देन 37 वीक के पहले ही डिलीवर हो गए हों। वेरी प्री टर्म जो कि 28 से 32 वीक के पहले हो गए हों, जो 28 वीक के पहले ही डिलीवर हो गए, उनको क्या कहते हैं हम, एक्सट्रीमली प्री बर्थ बेबीज। नेक्स्ट वन इज विच काइंड ऑफ मेडिकेशन इज यूज टू पोस्टपोन प्री टर्म लेबर। कौन सी मेडिसिन देके हम जो प्री टर्म लेबर, जो डिलीवरी 37 वीक के पहले ही यदि लेबर पेन होने लगता है या लेबर पेन आते हैं, तो हम प्री टर्म लेबर को क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। तो कौन सी मेडिसिन होगी, ऑप्शन में टोकोलाइटिक, ऑक्सीटोसिन, बोथ एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो पोस्टपोन प्री टर्म लेबर को हम करेंगे वो कौन से मेडिसिन होंगे, टोकोलाइटिक एजेंट। ये क्या करते हैं, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो टोकोलाइटिक्स एजेंट को क्या किया जाता है, प्रेगनेंसी जो प्री टर्म प्रेगनेंसी उनको पोस्ट टर्म बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा, फिर थोड़ा सा डिले करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज बबलर असेसमेंट इज यूज्ड इन विच प्रायोरिटी ऑफ प्रेगनेंसी। तो बबलर असेसमेंट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी में क्यों यूज़ किया जाता है, एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल या फिर नन ऑफ द अबव। तो बबलर असेसमेंट किया जाता है कब, प्रेगनेंसी के पीरियड में। तो इसका मतलब क्या है, तो वो पोस्टनेटल असेसमेंट।
ब्रेस्ट, यूट्रस, बॉलर्स, ब्लैडर, लोचिया, एपिजियोटॉमी, ये सभी चीज़ें किस में चेक की जाती हैं? बबलर असेसमेंट में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पोस्ट नेटल प्रेगनेंसी में, आफ्टर द डिलीवरी पोस्टमार्टम पीरियड में ब्रेस्ट चेक किए जाएंगे, यूट्रस, बॉवल्स, ब्लैडर, लोचिया और एपिजियोटॉमी उसी सेक्शन हुआ है तो वो चेक है जो किया जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? बबलर असेसमेंट, जो कि किसके लिए हेल्पफुल है? पोस्टम प्रेगनेंसी के लिए, सॉरी पोस्ट नेटल पीरियड के लिए। नेक्स्ट वन इज डिले कॉर्ड क्लैंपिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। तो डिले कॉर्ड क्लैंपिंग किस केस में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी? ऑप्शन में बेबी बॉर्न टू एनेमिक मदर, RH इनकम्पैटिबिलिटी, बेबी बर्थ वेट मोर देन 2.8 kg। तो जो यहाँ पर क्लैंपिंग है, डिले कॉर्ड क्लैंपिंग है, इसके क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होंगे? तो होगा RH इनकम्पैटिबिलिटी, यदि हमने एज सुन एज पॉसिबल RH इनकम्पैटिबिलिटी या फिर कॉर्ड को कट नहीं किया, डिले किया, क्या होने के चांसेस होंगे? RH इनकम्पैटिबिलिटी, क्योंकि जो मदर की एंटीबॉडी है वो फीटस में ट्रांसफ़र हो जाएंगी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है? मदर की जो एंटीबॉडी है बेबी में डिलीवर ना हो पाए तो उसके लिए यहाँ पर क्या माना जाता है? डिले कॉर्ड कटिंग को क्लैंप को है जो कॉन्ट्राइंडिकेट माना जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेट का मतलब है कि डिले माना जाता है। ऐसे केस में हमें अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग करना है जिससे मदर की एंटीबॉडी बेबी में ट्रांसफ़र ना हो पाए। नेक्स्ट वन इज इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा थ्रू द फर्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर द डिलीवरी। कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद के लेके कुछ हफ्ते तक कहलाएंगे? परपीरियम, एंटीनेटल पीरियड, लोचिया, फिर पायरेक्सिया। क्या टर्म यहाँ पर यूज़ किया जाएगा? तो वो गए यहाँ पर परपीरियम। 6 वीक आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, 6 हफ्ते होते हैं बेबी डिलीवर होने के बाद के, उसको हम क्या कहते हैं? परपीरियम पीरियड। अब परपीरियम पायरेक्सिया का मतलब है कि फीवर आ जाएगा, कॉज कुछ भी हो सकता है, UTI हो सकता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बस फ्लेवाइटिस, कुछ भी रीजन है जो इन्फेक्शन के लिए हो सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? परपीरियल पायरेक्सिया। नेक्स्ट वन इज लेट डाउन रिफ्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज। लेट डाउन रिफ्लेक्स का दूसरा नाम क्या है? सकिंग, मिल्क इजेक्शन, रूटलिंग या फिर मिल्क सीक्रेटिंग रिफ्लेक्स। तो जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। लेट डाउन रिफ्लेक्स को हम क्या कहते हैं? मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स का प्रोडक्शन कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट वन इज हाउ मच अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन कंटेंट बाय 1 tablet ऑफ फेरस ट्यूमरेट। अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन कंटेंट बाय 1 tablet ऑफ फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट की जो एक टैबलेट होती है उसमें कितना आयरन होगा? एलिमेंटल आयरन 40 mg, 50 mg, 70 mg या फिर 60 mg। जो एक एलिमेंटल आयरन टैबलेट होती है उसमें कितना आयरन होगा? उसमें होगा टोटल 60 mg आयरन। कितना होगा? 60 mg एलिमेंटल आयरन होगा, जो कि 300 mg फेरस सल्फेट होगा और 180 mg फेरस ट्यूमरेट होगा और 500 mg फेरस ग्लूकोनेट होगा। तो ये इक्विवेलेंट होंगे सभी, लेकिन 60 mg क्या होगा? आयरन की जो टैबलेट होगी एलिमेंटल आयरन उसमें प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वन इज द फेलियर ऑफ यूट्रस टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइजेज। तो यदि यूट्रस वापस अपनी पुरानी साइज में रिवर्ट नहीं होती है तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रोट्रूजन, इन्वोल्यूजन, सब इन्वोल्यूजन या फिर एक्सट्रैक्शन। तो क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी यदि यूट्रस वापस अपने पुराने शेप में क्या होती है? रिवर्ट नहीं होती है, तो हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे? इन्वोल्यूजन। नेक्स्ट है यहाँ पर के बाइंड इज गिवन फॉर अ पेशेंट विथ। तो के बाइंड किन पेशेंट को दिया जाएगा? हाइपरनेट्रेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया या फिर हाइपरकैलेमिया। के बाइंड दिया जाएगा जिन पेशेंट का हाइपरकैलेमिया की सिचुएशन हो उनके लिए। किन के लिए? हाइपरकैलेमिया के पेशेंट को क्या दिया जाएगा? के बाइंड दिया जाएगा। के बाइंड क्या है? एक पाउडर मेडिसिन है जो कि हाई पोटेशियम लेवल को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? के बाइंड के लिए क्या होगा? हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट वन इज बैरल चेस्ट इज सीन इन। तो बैरल चेस्ट किस में देखने को मिलेंगी? निमोनिया, लिवर फेलियर, एसाइटिस या फिर एम्फाइसीमा। जो बैरल चेस्ट देखने को मिलेगी एम्फाइसीमा के पेशेंट में देखने को मिलेगी, जो
यहाँ पर बैरल चेस्ट का मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर चेस्ट का क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन शेप है जो आपको कैसा आगे को उठा उठा सा देखने को मिलेगा। तो बैरल चेस्ट किसका एक क्लासिकल साइन है, एम्फाइसीमा का। एम्फाइसीमा क्या है, एक तरीके की COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है। नेक्स्ट वन इज यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम। तो यदि यूरिन का सैंपल कलेक्ट करते हैं हम तो कौन सा करना चाहिए, फर्स्ट वॉइड, लास्ट वॉइड, मिड स्ट्रीम या फिर आइदर फर्स्ट और लास्ट वॉइड यूरिन। तो यदि यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं हम तो जो क्या होगा आंसर आपका मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल है जो कलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज व्हेन अ पेशेंट इज एक्वायरिंग इन्फेक्शन ड्यूरिंग लो इम्यूनिटी स्टेट इज नोन एज। जब किसी को इन्फेक्शन आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण होगा तो उस टाइप का इन्फेक्शन क्या कहलाएगा, क्रॉस इन्फेक्शन, याट्रोजेनिक इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जब किसी की इम्यूनिटी कम होगी उस टाइम पर यदि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। याट्रोजेनिक का मतलब होता है कि आपको किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट के थ्रू मिले इन्फेक्शन, वो कहलाएगा। और जो नोजोकोमियल है वो किससे होगा, हॉस्पिटल से मिलने वाला इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज विच वैन इज यूज्ड इन बाईपास सर्जरी। तो बाईपास सर्जरी के लिए कौन सी वैन यूज की जाएगी, ग्रेट सेफेनियस, फीमोरल, ब्रैकियल या फिर शॉर्ट सेफेनियस वैन। तो बाईपास सर्जरी के लिए जो वैन यूज होगी उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेट सेफेनियस वैन। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग चाइल्ड इंट्यूबेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज टू ओवरकम दिस इफेक्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सक्सिनाइल कोलिन का एंटीडोट क्या होगा, एड्रिनेलिन, लिडोकिन, कैल्शियम ग्लूकोनेट या फिर एट्रोपिन। तो इंट्यूबेशन के टाइम पर जब हम सक्सिनाइल कोलिन देंगे ब्रेडिकार्डिया जो कि कॉज करेगा, क्या है जिससे हम इसको ओवरकम करेंगे, तो वो होगा एट्रोपिन। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया। तो भारत में सबसे ज़्यादा न्यूनेटल डेथ होती है किसके कारण होती है, प्रीमेच्योरिटी, इन्फेक्शन, RDS या फिर हेमरेज। तो जो इंडिया में सबसे कॉमन कॉज है न्यूनेटल डेथ के लिए वो क्या है, प्रीमेच्योरिटी। क्या है, प्रीमेच्योरिटी। और यदि चिल्ड्रंस में पूछे तो क्या है, डायरिया। बट यदि इन्फेंट यहाँ पर पूछा है कि न्यूनेट्स में, न्यूनेट में क्या है, प्रीमेच्योरिटी। नेक्स्ट वन इज विथ द ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप द फीटल हार्ट साउंड कैन बी डिटेक्टेड अर्लीस्ट बिटवीन विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप से हम कितने वीक की प्रेगनेंसी में फीटल हार्ट साउंड को सुन सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं, 6 to 8 वीक, 24 to 26 वीक, 18 to 20 वीक या फिर 8 to 10 वीक। तो जो ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप होंगे उनसे हम फीटल हार्ट साउंड जनरली 18 से 20 वीक की प्रेगनेंसी में सुन सकते हैं। नेक्स्ट सा बेबी दिख रहा है, बड़ा सा सिर दिख रहा है, हेड दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डिसीज इन इमेज। तो इस इमेज में डिसीज आपको शो हो रही है वो क्या है, ऑप्शन में हाइड्रोसेफेलस, मरासमस, थैलेसीमिया या फिर नन ऑफ द अबव। जो इमेज देख के ही आप पहचान सकते हैं इतना बड़ा हुआ सर किसका होता है, हाइड्रोसेफेलस में। जब CSF का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, एक्सक्रीशन कम हो जाए, फिर CSF एक जगह इकट्ठा हो जाए, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तब क्या होगा, ये कंडीशन होगी हाइड्रोसेफेलस। और हाइड्रोसेफेलस का ट्रीटमेंट एग्जाम में आता है तो वो वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल सेंटिंग। तो यहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट मैनिटॉल दिया जाएगा, सर्जिकल पूछें तो VP सेंटिंग। और ये सिचुएशन क्या है पूरी, तो ये हाइड्रोसेफेलस। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई दिस डिमॉन्स्ट्रेशन शोन इन दिस इमेज। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो नेक्स्ट होगा वो पूरा साइन मैं आपको बताऊंगी कि है क्या। एक इमेज में आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देखने को मिल रहा है, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपने दोनों हाथ यूज़ करके कुछ एग्जामिनेशन कर रही है। तो कौन सा साइन है, ऑप्शन में पाल्मर साइन, कॉडेल साइन, ओसिएंडर साइन या फिर हैगर साइन। तो कौन सा साइन है जो आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है। सभी साइन हमने पढ़े हुए हैं तो आपको इजीली आंसर आना चाहिए। तो ये कौन सा साइन है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अब जो नेक्स्ट गायनेकोलॉजी की क्लास होगी उसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, क्वेश्चन आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चन होंगे जो आपको अपनी टिप ऑफ टंग याद रखने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट क्लास भी ज़रूर देखिए जो कि आपकी कल मॉर्निंग में होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।